जी ये एक मोशन मूव करना है, वो एक मोशन प्लीज जी प्लीज बाबर अवान साहब प्लीज. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Honorable Speaker. I wish to move a motion under Rule 244B of the Rules of Procedure and the Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the Honorable Speaker may be authorized to appoint a parliamentary committee in consultation with the Honorable Chairman Senate of Pakistan making recommendations to the National Assembly and Senate regarding legislative business pending before both the houses respectively, comprising of 24 members from the government and the opposition in proportion to their representation in the National Assembly and the Senate of Pakistan. The Honorable Speaker may be authorized to make changes in the composition of the committee as and when it is required. So, the National Assembly Secretariat shall provide secretarial support to the committee. Now I put the motion to the House. The question that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. जी ख्वाजा साहब जी एक मिनट जी एक वजाहत कर लेती जी प्लीज बाबर साहब. Thank you. Mr. Speaker, बहुत दिनों से एक ऑर्डिनेंस आया था, नैब का ऑर्डिनेंस आया था, जिसमें कुछ चीज़ ऑफ बिजनेस, कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस और उसके साथ साथ जो फंक्शनिंग है उसमें ईज़ पैदा करने के लिए फॉर द पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस एंड इंक्लूडिंग द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वो बिल की शक्ल में आज और कल मैंने कंफर्म किया है, वो मूव हुआ और वो जो लॉ की कमेटी है इस हाउस की, उसके पास वो बिल पेंडिंग है. मैं आपसे दरखास्त करता हूं, आप ये कमेटी अब कॉन्स्टिट्यूट फरमा चुके होंगे शाम तक, हो सकता है इजलास भी आप इसका कॉल कर लें फौरन, इसलिए कि अर्जेंट बिल्स हैं फैटिफ से मुताल्लिका भी और दूसरे भी. नैब में अमेंडमेंट का बिल आपके रूल्स ये कहते हैं जनाब के 30 दिन में उसको जो भी कहना हो वो कमेटी कह के इस हाउस में पेश करे. बहुत महीने गुजर गए, आपसे दरखास्त है कि डायरेक्शन जारी करें कि वो बिल भी कमेटी के सामने पेश किया जाए या हाउस में लाया जाए. ख्वाजा साहब प्लीज. शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, आज दो आइटम हैं, ये जो इस वक्त मौजूद ज़ेर बहस है उसके दो आइटम आज एजेंडे पे भी हैं जी. तो ऑब्वियसली जब आप कमेटी जो है इसको फॉर्मली डिक्लेयर करेंगे तो ये आइटम्स भी वहाँ पे चले जाएंगे. बिल्कुल ठीक. दूसरा मैंने अर्ज करनी थी जनाब स्पीकर कि और ये आइटम आज एजेंडे पे फिर नहीं रहेंगे, ये कमेटी के पास चलेंगे या आप कह देंगे कि दीज आर रेफर्ड टू द कमेटी. कमेटी अगर शाम को बननी है तो फिर आज मैं आपके नोटिस में अभी 5:30 बजे मीटिंग बुला रहा हूँ, 5:30 बजे. तो ये फिर आइटम आज तो ये सारे उस पे चले जाएंगे, उसमें चले जाएंगे, ये आज ज़ेर बहस नहीं आएंगे ये हाउस में. एक मिनट, ये ठीक है मैडम, आप थोड़ा साइड पे हो जाए. मुश्ताक साहब, ये जो आज हमारे पास एजेंडे पे हैं इसको हम रेफर करते हैं इस कमेटी को. ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी से तो ये आ चुके हैं ये उसमें, और तब तक ये एजेंडे पे ना लाओ जब तक कि इसकी कोई वो ना हो. दूसरा मैं जनाब स्पीकर दरख्वास्त करना चाहता था कि ये जिस बिल की बात बाबर अवान साहब मोहतरम कर रहे हैं वो अगर उसका कोई मुसवदा लाजमी तौर पे होगा जिस तरह वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा हुआ है, तो वी वुड लाइक टू हैव ए लुक एट दैट ड्राफ्ट. मैं बिल्कुल मैं बाकायदा इस पे रूलिंग दे दूंगा को इमीडिएटली जो है ना वो कमेटी जो है ना इस हाउस को प्रेजेंट करवाएं, क्योंकि उसकी वो काफ़ी उसके दिन काफ़ी हो चुके हैं, वो लैप्स तो नहीं हो गया ना. बिल नहीं सर, लैप्स नहीं होता सर, वंस इट इज ओके वो मैं आप जो है ना इधर इसमें हाउस में पेश कर लेंगे. कमेटी जो कंसर्न चेयरमैन है, इस वक्त अगर कोई मुझे पता लग जाए, आप यू नो द बैकग्राउंड. मैं आपको बता, मैं आपको जी आपको मैं इन्फॉर्म कर लूंगा. ओके मैं आपको इन्फॉर्म कर लूंगा. पेशतर इसके को कमेटी की मीटिंग कन्वीन हो तो अगर आप उससे ज़रा थोड़ा पहले जो है कर दें ताकि जो मेंबर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं अपोजिशन वाले, वो भी उसके ऊपर ज़रा देख लें उसको. जी
जी बाबर रहमान साहब प्लीज। थैंक यू सर। मैं फॉर्मल रिक्वेस्ट कर देता हूं कि ये जो बिल्स आज आए हुए हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ द डे, आई एम रिक्वेस्टिंग इट फॉर्मली दैट दीज मे बी सेंट टू द कमिटी विच इज जस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। वो मैंने कह दिया है, वो ऑलरेडी रेफर हो गए कमेटी को। मेरे ख्याल में अभी हम आपको 1 घंटे में दे देते हैं, 1 घंटे में आपको दे देते हैं, ठीक है जी। जी क्वेश्चन आवर चौधरी मोहम्मद बरजस्तार साहब, चौधरी बरजस्तार साहब मिलेगा जी। नूर खान साहब ये एक मिनट हौसला करें प्लीज। नंबर 1 ये कि ये वो बिल है जो ऑलरेडी हाउस से स्टैंडिंग कमेटी में जा चुका है। हम स्टैंडिंग कमेटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हाउस में पेश करें। जी प्लीज बरजस्तार साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, सवाल नंबर 158। क्वेश्चन नंबर प्लीज, सॉरी 158। आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, सवाल में इनका मुख्तसर जवाब है, मगर मैं आपकी वसातत से ये जानना चाहूँगा कि ये जो हुकूमत जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको इन्होंने कहा है कि अदा कर दी गई हैं और जिनको कहते हैं कि ये अदा कर दी जाएंगी, एक तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये नंबर 1 और नंबर 3 पे जो अमाउंट लिखी हैं ये कब तक इनको अदा किया जाएगा, और दूसरा मुल्क के अंदर मीडिया जो है, जो चौथा सतून है, इस पर जो गैर अलानिया पाबंदियाँ हैं ये कब ख़त्म होंगी, और ये आए रोज़ साफ़ियों का गिरफ़्तार होना जो है, साफ़ियों का वॉकआउट आप देखते रहते हैं, ये सिलसिला कब तक चलेगा और कब बंद हो जाएगा? जी शिबली परास साहब प्लीज। ये कौन सा क्वेश्चन है? कैन यू जी रिपीट द क्वेश्चन नंबर जी? प्लीज बरजस्तार साहब। पर 158 जी, 158 आपका खुला नहीं है ना माइक, अब मुझे नहीं सुना जा रहा आप क्या कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं ना? ये है ना क्वेश्चन नंबर है 158 पहला सवाल है, पहला जी जी शिबली परास साहब प्लीज। सर, पहली बात तो ये है कि ये जहाँ तक के मीडिया के बकायाजात का ताल्लुक है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इसमें 3 किस्म के बिल्स थे। एक वो थे जो कि पीपल्स पार्टी के ज़माने के थे, एक वो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने के थे, और 2018 से 2020 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के थे। इसमें जो पिछले 2 साल जो जितने मालिकान थे उनके साथ बातचीत हुई और उसमें तय ये पाया कि जो पिछले 2 साल के बिल हैं, पहली किस्में हम ये अदा करेंगे। उसमें मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को किया गया और ये 1.15 अरब रुपए के आउटस्टैंडिंग थे। उसके बाद हमने ये पेमेंट्स करना शुरू कर दी, जो कि तकरीबन 50% पेमेंट्स हो चुकी हैं, और जो बाकी 50% पेमेंट्स हैं वो तकरीबन 1 हफ्ते तक फाइनलाइज हो जाएंगे, बिकॉज इसका नोटिस प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिया है और इंस्ट्रक्शंस दी है सारी उन मिनिस्ट्रीज़ को जिनके नाम के अगेंस्ट पेंडिंग अमाउंट है, तो इनको अगले 1 हफ्ते में इंशाल्लाह सबको पेमेंट कर दी जाएगी। थैंक यू जी। नाज बलोच सप्लीमेंट्री प्लीज। नाज बलोच प्लीज। जी चेयरमैन साहब, जी स्पीकर साहब। जी नाज बलोच मैडम। स्पीकर साहब, इससे देखें इस वक्त काफ़ी तशवीश है क्योंकि मीडिया से रिलेटेड काफ़ी चैनल्स को सेंसरशिप के नाम पे एक तासुर आ रहा है कि बंद किया जा रहा है, और 24 ये मैं टाइप करता, आप बैठ जाए, फिर मैं बात करता हूँ, कंबाइंड जवाब दे देगा जी। थैंक यू जी। जी मैडम प्लीज। वो जी प्लीज। जी स्पीकर साहब, इस वक्त
पाकिस्तान टेलीविज़न से कोरोना वायरस के दौरान, जबकि वज़ीर आज़म ने खुद मना किया था कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेरोज़गार नहीं किया जाएगा, तो क्या वजह है कि आनन फानन पीटीवी से एंकर्स को 12-12 साल पुराने न्यूज़कास्टर्स को नौकरी से हटाकर ज़्यादा तनख्वाह में 15-15 लाख में नए लोगों को भर्ती किया जा रहा है? तो अगर पीटीवी के पास इतने वसाइल नहीं है और पीटीवी अपने पुराने खसारे जो है वो पूरे नहीं कर पाया, तो क्या वजह है कि नए एंकर्स को ज़्यादा तनख्वाह के ऊपर लाया जा रहा है और 12-12 साल पुराने जो एंकर्स और न्यूज़कास्टर हैं जिन्होंने 3 महीने कोरोना वायरस के मुश्किल वक्त में फ्रंट लाइन में आके मीडिया कवरेज दी, उनको रातों रात किस तरह निकाला गया? थैंक यू। शिवजी परासा प्लीज। जी, पहले तो जो बरजीस ताहिर साहब ने जो सवाल किया उसका मेरा ख्याल है कि जवाब मौजूद है तफसील से, कि हुकूमत का जो भी इन्होंने जो सवालात हमसे पूछे थे उसका मुफस्सल जवाब दिया है। और जो भी हम एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें कि ख़ास तौर पे जो रीजनल अखबार हैं और बाकी भी जितने भी अखबारात हैं जिनको के इश्तिहारात तो मिलते हैं लेकिन उनकी वो छपते नहीं हैं या बहुत ही कम तादाद में छपते हैं, तो वो एक पूरा प्रोसेस का एक हम मैकेनिज़्म बना रहे हैं जो कि अनकरीब हम इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे, स्टैंडिंग कमेटी को भी शेयर करेंगे और पार्लियामेंट को भी शेयर करेंगे। दूसरी बात कि जहाँ तक कि एक और मुअज़्ज़ज़ रुकन ने ये बात की कि पाकिस्तान टेलीविज़न में भर्तियाँ की जा रही हैं, तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, मुअज़्ज़ज़ उनसे कल की जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी बड़ा मैंने मुफस्सल जवाब दिया कि पहली बात तो ये है कि हमने सिवाय मैनेजमेंट के, क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने भी वहाँ पे लोग थे वो पिछली सियासी हुकूमतों में उनको भर्ती किया गया, जिसकी की तफसील भी हम आपको दे देंगे, जो कि 2-2.5 हज़ार से ऊपर है। उनकी ना कोई क्वालिफ़िकेशन थी और ना वो रेगुलर तरीके से आए थे। एक पाकिस्तान टेलीविज़न जैसे अहम इदारे को सियासत की भीड़ चढ़ाया गया और बाकी जिस तरह के भी इदारे यहाँ पे चल रहे थे जिसके साथ भी पाकिस्तान लिखा हुआ था, चाहे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल हो, चाहे वो पाकिस्तान टेलीविज़न हो, इन सारे इदारों को ज़मीन बोस कर दिया गया। सियासी भर्तियाँ की गई, पेंशन के लिए पैसे नहीं थे। सारा जो पाकिस्तान टेलीविज़न जिसके की अपनी एक आर्काइव्स हैं, ये सारी जो है तो उसके दूसरे लोगों को दी गई बगैर कोई पैसा पीटीवी को मिले हुए। जो मैनेजमेंट लगाई है वो यही इसी के लिए लगाई गई है कि सारे पूरे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफॉर्म करें। बाकी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक भर्ती भी नहीं की, अगर हो तो ये साबित करके बता दें। कोई भर्ती नहीं हुई है पाकिस्तान टेलीविज़न में हमारे दौर में, सिवाय टॉप मैनेजमेंट के, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को हमने चेंज करना था कि हमने इस इदारे को दोबारा उठाना है। उसका एक बिजनेस प्लान है, उसका एक पूरा रोड मैप है जिसको कि वो आगे करेगा। पेंशन जो है वो उसको भी हम देख रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट 3,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको कि पेंशन देनी पड़ती हैं, इसी तरह जो उसके सैलरी के बिल हैं। तो इस इदारे को तो आपने बिल्कुल खोखला कर दिया था। हम किस किस को उठाएंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि न तो हमारे दौर में कोई भर्तियां हुई हैं और ना हमने ना हमने कोई गैर ट्रांसपेरेंट तरीके से टॉप मैनेजमेंट को भी लिया गया है। तो पूरे जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा करके हमने लिया है। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्तरमा शमीम आरा पंवर। नो प्लीज, मुख्तरमा शमीम आरा पंवर जी प्लीज। क्वेश्चन नंबर प्लीज, क्वेश्चन नंबर प्लीज, क्वेश्चन नंबर प्लीज। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर। आंसर बी टेकन एज दैट सप्लीमेंट्री प्लीज। जी मेरा सवाल है 162। तो जैसा कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी लिस्ट फराम की गई है गुर्बत के हवाले से और असास प्रोग्राम के हवाले से। आपकी बात सुन ली, उसने जो जवाब देना था वो दे दे। जी मेरा सवाल ये है कि जब केस यहाँ पर बताया गया है कि गुर्बत का जो शहर है वो मुझे ये बताया जाए कि 2020 और 2019 में गुर्बत की शरह कितनी परसेंटेज बढ़ गई है, मुझे ये बताया जाए। महंगाई में, जबकि रोजगार की भी आप बात की जाएगी, कहाँ रोजगार फराम किया गया है, किधर रोजगार दिया गया है, किस इदारे में रोजगार दिया गया है, ये मुझे क्लियर किया जाए। जी अली खान साहब प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये काफ़ी तफसीली जवाब ऑनरेबल मेंबर साहिबा को हमने दिया है। इस वक्त कोई ऐसे फिगर्स हुकूमत के पास या किसी शुमारियाती इदारे के पास तो नहीं है जहाँ से ये पता लग सके
कि इन 2 सालों में गुर्बत की शरह जो है वो बड़ी है, या अगर बड़ी है तो कितनी बड़ी है। लेकिन हमने इनको कुछ फिगर्स दिए हैं जो अगर आप जवाब में मुलाजा करें, जो उनके सामने तो हैं लेकिन जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनके लिए है, 1 मिनट लगा के, कि जो 2015-16 में जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, नेशनल पॉवर्टी रिपोर्ट आई थी जनाब स्पीकर साहब, और उसके मुताबिक हम जो है पाकिस्तान में गुर्बत की सतह सन 1998 के मुकाबले में कम हुई। 1998 में कोई 57.9 थी और 2015 तक वो 24.3 तक आ गई। लेकिन ये कोई इतने स्पेसिफिक फिगर्स नहीं होते, आप एक एवरेज ही निकाल के देते हैं। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फिगर्स भी हमने दिए हैं जो 38.4 हैं, और रूरल एरियाज़ में ऑफ कोर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे 55% है। अर्बन एरियाज़ में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की सतह है वो 9% है अर्बन एरियाज़ में। लेकिन ये जब अभी सेंसस हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद शायद हम इस पोजीशन में पहुंच सके कि पॉवर्टी की सतह बड़ी है या कम। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, उससे शायद हमारी मेंबर साहिबा एग्री भी करें कि जितनी आप ज़्यादा सर्वे करेंगे, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दिनों में जो सर्वे हुई थी कोई 50 लाख के करीब थी, उसको अभी मजीद सर्वे करके कुछ 70 लाख तक हम लेके गए हैं। जितनी ज़्यादा सर आप सर्वे करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन आएगी। उसका मतलब शायद ये ना हो कि पॉवर्टी की सतह बढ़ी है, बल्कि उसका मतलब शायद ये हो कि आपके पास अब इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ गई है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारे पास ऐसी कोई फिगर्स नहीं है जिससे ये बात साबित हो कि खुदा न खास्ता कि पॉवर्टी की सतह जो है वो बढ़ी है। आखिरी फिगर जो 2015-16 में आए थे उसमें यह था कि 1998 के मुकाबले में पॉवर्टी की सतह जो है वो कम हुई है। प्रोफेसर शहनाज बलोच मैडम। थैंक यू सर। मेरा भी यही सवाल है। देखें, इन फिगर्स को देखते हुए तो एक लफ्ज़ पे भी यकीन नहीं आ रहा, इसलिए जो प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड बलुस्तान का एक एक कोने की इतनी पॉवर्टी है उसका तो कहीं पे जिक्र भी नहीं है। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, शायद सारे प्रोविंसेस का होना चाहिए। चलें, अगर पहले किसी ने नहीं किया तो आज के बाद इस चीज़ को मैंडेट में लेकर आएँ कि आप हर चीज़ को, बलुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट को भी उतनी अहमियत देंगे जितना पाकिस्तान के और हिस्सों में दिया जा रहा है। और दूसरी बात एक मैं बताऊं, यहाँ पे जो पेज नंबर 5 पर है उसमें ये जो प्रोग्राम्स हैं, आप यकीन करें, चाहे बैंक लोन्स हैं, चाहे ये नौजवान प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत ये दिया जा रहा है अपना एहसास प्रोग्राम में, बलुस्तान में एज सच कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ख़ुद पर्सनली फैमिली मेम्बर्स ने अपने छोटे से सेटअप के लिए अप्लाई किया, वो बैंक वाले कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। दे नेवर लिसन टू द बलुस्तान पीपल कि चाहे लोन हो चाहे कोई एसेट लेना हो। तो प्लीज़ इस पे आप थोड़ा सा जी अली खान साहब प्लीज़। जी जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले तो जो हमारे बलूचिस्तान से ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, मुझे सेनेट में भी जाने का इत्तेफाक होता है, तो मैं एक तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप बलूचिस्तान की बेहतरीन आप वकालत करते हैं। 2 बातें मैं आपके गोश गुजार करूँगा। पहली बात तो ये है कि बहुत सी हुकूमतों ने माजी में इस बात के दावे किए हैं कि वो छोटे सूबों को उनका हक लेके देंगे। कुछ चीज़ों में उनको कामयाबी भी हुई है, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि उन लोगों को सारी नाकामियाँ हुई हैं। लेकिन 2 चीज़ें, एक कोई फैक्ट्स फिगर्स एहसास प्रोग्राम का आपने जिक्र किया है, उसका जिक्र करूँगा, और दूसरा एक ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने इसी हफ्ते सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास की है, और आपको ये खुशी होगी कि यूनानिमसली पास की है। और वो चीज़ जिस पे बड़ी हुकूमतों ने बड़े दिनों वोट लिए, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में बलूचिस्तान को उसका एक बहुत बड़ा हक मिलने वाला है, उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। पहले मैं उन फिगर्स की तरफ आता हूँ। इस कैबिनेट मीटिंग में जनाब मेंबर साहिबा, हमें डॉक्टर साहिबा जो अभी ब्रीफिंग दी गई एहसास प्रोग्राम की डॉक्टर सानिया नश्तर साहिबा की तरफ से, मेरे सिंध के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपको ये सुन के खुशी होगी, हमारे सिंध के ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, कि आबादी के तनासब से जनाब स्पीकर साहब सिंध का हिस्सा एहसास कैश ट्रांसफर प्रोग्राम में जो कोविड में 12,000 रुपये 16 मिलियन 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को दिए गए, उसमें सिंध का हिस्सा बनता था आबादी के तनासब में 20%। लेकिन वहाँ से दरखास्तें ज़्यादा आईं, शायद वहाँ फुल लॉकडाउन की वजह हो। तो आपको सुनकर ये खुशी होगी कि हमने कोई इस सोच में नहीं पड़े इमरान खान साहब या हमारी हुकूमत या हमारी मिनिस्ट्री कि वहाँ हमारी हुकूमत नहीं है तो वहाँ आप फंड्स ना दें, बल्कि 20% जिनका तनासब बनता था सिंध को हमने 30% से ज़्यादा दिया है।
मतलब है उनके तनासब से 10% हमने वहां कैश ट्रांसफर ज्यादा की है। पंजाब का जितना हिस्सा बनता था उसके हमने पंजाब को कम दिया है, पंजाब को कम मिला है। ये जो बात अक्सर होती है पंजाब के खिलाफ छोटे सूबों में बाज लोग बात करते हैं, तो ये फिगर्स आपके सामने हैं कि इस मौके पे पंजाब ने कुर्बानी दी है सिंध के लिए और बलोचिस्तान के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको जान के जनाब स्पीकर साहब बड़ी खुशी होगी कि आपकी हुकूमत में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐवान बाला से इस हफ्ते हमने पास की है, आर्टिकल 106 में सूबाई असम्बली बलोचिस्तान, जिस तरह डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि उनकी फिक्र आपको होनी चाहिए, तो 13 सूबाई असम्बली की सीटें हमने वहां बढ़ाई हैं जो यहां अभी आएगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी ऐवान उसको इधर से भी यूनानिमसली पास करे। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रहा है, लेकिन आपके ताउन से होगा। हम पाकिस्तान को अच्छा करेंगे लेकिन मिल के अच्छा करेंगे। जाहिर है आपको भी क्रेडिट जाएगा लेकिन जिसकी हुकूमत होगी उसको भी जाएगा। शुक्रिया। शेख रुहैल अजहर, शेख रुहैल अजहर साहब, क्वेश्चन नंबर प्लीज। नहीं है जनाब सलाउद्दीन साहब, दो हो गए, रजी नहीं हो सकती जी। जनाब सलाउद्दीन साहब नॉट प्रेजेंट। जनाब मोहम्मद अफजल कोकर नॉट प्रेजेंट जी, एक मिनट। जनाब साद वसीम, मैं थोड़ा ये कर लूँ जी, नहीं है। मुख्तरमा शाहिदा रहमानी, इसमें आप कर ले, इसमें आप कर ले, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान ले और मैं आपको दे दूंगा जी, प्लीज। सर अगर आप दे दे तो वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 90 आंसर भी टेकन, देयर इज अ सप्लीमेंट्री प्लीज। मेरा इसमें सवाल ये था कि जब HEC ने जो एडवर्टाइज दिया है ये फाटा जो अमेंडमेंट था, आईनी अमेंडमेंट के बाद दिया है, तो ये गैर आइनी होता है क्योंकि कानून के मुताबिक जब फाटा मर्ज हो गया तो आप उसके बाद 1 साल के बाद या 10 महीने के बाद वो ऐड नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक आइनी मसला है कि एक असम्बली ने तमाम यूनानिमसली जो है फाटा को मर्ज करने के लिए यहाँ कानून बनाया, उसके बाद आप फाटा को बिल्कुल हम, लेकिन अब वो फाटा का लफ्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाना था, बजाय इसके कि वहाँ पे किसको नवाजने के लिए ये फाटा का लफ्ज़ ऐड करके उसमें जो है इश्तिहार दिया गया अखबार में। ये बिल्कुल ठीक है जी। वजीर अकरम प्लीज। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब ये 2015 में ये फाटा अर्स्टवाइल और बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स जिसका गेस्टेशन पीरियड 8 साल था, वो प्रोजेक्ट आया था जिसके 4 साल मुकम्मल हो गए हैं और बाकी कुछ अरसा है, और इसके जितने एड्स हैं वो इसके साथ अटैच्ड हैं और उसमें कहीं भी फाटा का लफ्ज़ नहीं है, अर्स्टवाइल फाटा यूज़ किया गया है। तो मैं मोअज़्ज़ज़ मेंबर से दरख्वास्त करूँगी कि वो इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लें, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम बैठ के इस पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं जी। शाजिया मलिक प्लीज, क्वेश्चन नंबर प्लीज, सप्लीमेंट्री। सर मेरा एक्चुअली ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने एक फिगर सिंध की आबादी के हिसाब से कोट किया। ही इज़ अ मिनिस्टर, ही शुड नो कि 20% नहीं है, 23.71% है आबादी का तनासब सिंध का। तो प्लीज़ कभी फिगर्स कोट किया करें तो सही फिगर्स कोट किया करें। ये बड़ा ऑगस्ट हाउस है, यहाँ कहीं भी हर बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने 2 मरतबा सिंध की आबादी का जो परसेंटेज है वो 20 कहा, एंड इट इज़ अ रॉन्ग फिगर, एंड आई एम टेलिंग हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जमालुद्दीन साहब सप्लीमेंट्री प्लीज। कर साहब, एक मिनट। जब मर्जर हो रहा था तो इसी वक्त ये कर ले, इसके बाद आप कर ले। जब मर्जर हो रहा था तो इसी वक्त हमारे साथ ये वादा किया गया था कि फाटा के जो स्टूडेंट्स के लिए जो मुराद है वो बरकरार होगा। तो अभी तक हमें वो हुकूक हमारा फाटा स्टूडेंट्स को नहीं दी जा रही। ये गैर आईनी नहीं, ये आइन के मुताबिक है। आइन के मुताबिक हर एजुकेशन ने भी हमारे साथ वादा किया था कि फाटा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो पहले मुराद दिए जाते थे बाद में भी दिए जाएंगे। जी जी प्लीज वजीर अकरम। स्पीकर साहब, ये कैबिनेट का डिसीजन था कि फाटा अर्स्टवाइल फाटा को जो मुराद दी जा रही हैं वो ना सिर्फ ये कि वो जारी रहेंगी बल्कि मज़ीद 10 साल तक, ताकि उन बच्चों को उसी तरह से जैसे बाकी मुल्क में जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको फैसिलिटीज़ दी जा सके और उनको अपग्रेड किया जा सके, वो 10 साल मज़ीद उनको जो है ना वो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और वो स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। अभी भी ये वाला जो पीरियड है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये 8 साल का था और ये अभी इसके अंदर मज़ीद 2500 टोटल अंडरग्रेड 500 और टोटल 2500 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब, एक्सप्लेनेशन क्या एक्सप्लेनेशन होगी?
नहीं सर, एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने करेक्शन की है। मैंने राउंड फिगर्स में बात की थी, लेकिन मैंने वहाँ भी राउंड फिगर्स में ही बात की है, 30% भी नहीं बल्कि आपको 31% मिला है। मैं समझता हूँ आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि मरकज़ में आपकी एक मुखालिफ जमात सियासी तौर पे हुकूमत में है, लेकिन आपके सूबे का जितना हक बनता था उसको 10% के करीब हमने ज़्यादा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ से पाकिस्तानियों ने दरख्वास्त दी थी, हम किसी को सियासी एनक से नहीं देखते, हम उनको पाकिस्तानी की एनक से देखते हैं। जनाब शेर अकबर खान साहब, जनाब शेर अकबर खान साहब, जनाब शेर अकबर खान साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 105। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, वजारत मिनिस्टर ने मेरे क्वेश्चन का जवाब रॉन्ग दिया है, गलत दिया है। पीपल वर्क्स प्रोग्राम के तहत मेरे हल्के में डिस्ट्रिक्ट पुनेर में काफ़ी डिस्पेंसरी बन चुकी हैं, काफ़ी डिस्पेंसरी कंप्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट है। तो पिछले दौर हुकूमत में भी मैंने इस पर एक क्वेश्चन किया था, तो उसके जवाब में उन्होंने जवाब दिया था कि वहाँ पे बुनेर में 5 डिस्पेंसरियाँ हैं, उन्होंने नाम नहीं बताया। अब दोबारा उस सिलसिले में मैंने एक क्वेश्चन किया है, या तो मिनिस्टर साहब के खिलाफ मैं प्रोविजन ले आऊँगा, या कहेंगे आप मेहरबानी करके मेरे इस क्वेश्चन को मुताल्लिका स्टैंडिंग कमेटी के भेज दें, ताकि वहाँ पे पता चल जाए कि सोशल एक्शन प्रोग्राम के तहत, पीपल वर्क्स प्रोग्राम के तहत तो डिस्ट्रिक्ट बुनेर में कितने डिस्पेंसरियाँ बन चुकी हैं, कितने कंप्लीट है और कितने इनकम्प्लीट है, क्योंकि हुकूमत का काफ़ी पैसा उस पर खर्च हो चुका है। जी बाबरवाल साहब प्लीज। देखिए, जो सवाल था उसके जवाब से अगर फाजिल मेंबर मुतमईन नहीं हैं तो हम इनकी मीटिंग करा देते हैं डिपार्टमेंट से, उनको हम बुला लेते हैं, उनके सामने बैठ के जहाँ जहाँ ये समझते हैं किसी जगह कोई गलत बयानी हुई है, इनका हक है, मैं बुला लेता हूँ मुतल्लिका डीजी को, आज करना चाहें आज बुला लेता हूँ। लेकिन जवाब सवाल ये था कि विल द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कैबिनेट डिवीजन बी प्लीज टू स्टेट द नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज एस्टेब्लिश्ड अंडर द पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम इन NA 9 जो बुनेर बनता है। जवाब है नो डिस्पेंसरी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम इन NA 9 एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द कैबिनेट डिवीजन। अब अगर कोई प्रोविंस ने कुछ किया है तो वो फिर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता कैबिनेट डिवीजन के पास। हाँ जी, आप इसके साथ मिल ले शेर अकबर खान साहब प्लीज, और जी ये आप इनके साथ मिल ले, ये आपके नहीं, वो चूंकि आपका क्वेश्चन आ गया है और ये अगर आप चाहते हैं इसको मैं कमेटी में भेजूं, आप जी रेफर टू कंसर्न कमेटी। जी जनाब नवीद आमिर जीवा, क्वेश्चन नंबर प्लीज है। क्वेश्चन जनाब स्पीकर, क्वेश्चन नंबर 1। जी आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, इसमें मराहिल बताए गए हैं पेज 15 पे, तो ये बताया जाए कि ये जो पहला मरहला मार्च 2020 में मुकम्मल हुआ उसके क्या नताइज थे, और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन एक रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा कायम की गई थी, उसमें फ़ीसों की कमी का फ़ैसला किया गया था, तो वो फ़ीसों की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बात कहाँ तक पहुँची है, वो उस फैसले पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है। मैडम वजीह अकरम प्लीज़। स्पीकर साहब, मैं मोअज़्ज़ज़ मेंबर से दरख्वास्त करूंगी कि पीरा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्योंकि इसका हिस्सा नहीं था तो वो उसके लिए फ्रेश क्वेश्चन या तो दे दें या मैं इनकी टेबल पे रख दूंगी उनसे जवाब लेके, जैसे भी इनको मुनासिब लगे। दूसरा, जो फेज़ वाइज इन्होंने बात की कि नेशनल करिकुलम काउंसिल जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम हम बना रहे हैं, उसका वो 3 फेजेज़ में है। पहला फेज़ जो है वो ग्रेड प्री 1 to 5 है, जो कि मार्च 2020 तक मुकम्मल होना था। तमाम सूबों के साथ कंसल्टेशन के साथ वो मुकम्मल हो चुका है। हमें ज़्यादातर सूबों से फेडरेटिंग यूनिट से कॉन्फ्रेंस मिल चुकी है और इसके बाद टेक्स्ट बुक्स की आगे हम फेज़ में जा चुके हैं और ये इंशाल्लाह 2021 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। शुक्रिया। मैडम उज़मा रियाज, सप्लीमेंट्री प्लीज़। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिस वक्त हम यकसा निसाब की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी अगर प्राइमरी तालीम देखी जाए, प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों की हम तालीम देखें तो वो बहुत ज़्यादा नाक़िस है।
टीचर इतने ज़्यादा ट्रेन नहीं हैं कि वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल के लेवल की तालीम दिला सकें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आया वफाक के अंदर कोई ऐसा सोचा है इन्होंने कि क्या प्लान किया जाए कि हम अपने जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल के बच्चों के मुताबिक बेहतर तौर पे उनकी वहाँ भी ग्रूमिंग कर सकें और वहाँ पे उनको उस लेवल का तालीम दी जा सके। बहुत शुक्रिया जी। मैडम वजीर अकरम, का जो ये डिस्पैरिटी का निज़ाम, इनक्वालिटी का निज़ाम, इसी को ख़त्म करने के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ हम जा रहे हैं और ये सिर्फ करिकुलम उसकी तरफ एक पहला कदम है क्वालिटी की तरफ। इसमें असेसमेंट और टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सारे कंपोनेंट्स को यकजा करके प्राइवेट स्कूल्स की और जो हमारी 4 स्ट्रीम्स हैं जिसमें प्राइवेट स्कूल्स एलीट हैं, प्राइवेट स्कूल्स कम फीस वाले और सरकारी स्कूल और मदारिस, इन सब को एक यकसा मयार पर लाने के लिए ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं और इसके लिए मैं दोबारा सूबों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो सब इसमें मिलकर हमारे साथ एफर्ट्स कर रहे हैं। शुक्रिया। क्वेश्चन शेख रुहैल अज़हर साहब, नॉट प्रेजेंट। जी जनाब सलाउद्दीन साहब, नॉट प्रेजेंट। अच्छा, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जनाब सलाउद्दीन साहब। नहीं, आपका ही है ना, जनाब सलाउद्दीन साहब है ना, पता नहीं आपने क्वेश्चन दाखिल किया है। अच्छा वो वही है, चलो ठीक है, वो नहीं है, चलो। मुख्तरमा मनोरा बीबी बलोच, क्वेश्चन नंबर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6। अभी तो और हो गया जी। जी क्वेश्चन नंबर 6। जनाब स्पीकर, आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, जवाब तो मेरे सामने पड़ा है, लेकिन मैं जनाब स्पीकर, जवाब तो मेरे सामने पड़ा है, लेकिन बलूचिस्तान में एक वुमेन यूनिवर्सिटी वाक़या है, उसमें क्वेटा में। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ये यूनिवर्सिटियों के कैंपस बने ताकि हम अपने बलूचिस्तान की जो 70 साला तालीमी महरूमियाँ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान की दौरे इक़्तिदार में ख़त्म करें। बाकी जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी कैंपसेस बन चुके हैं और वहाँ तालीम जारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि मज़ीद हमारे 33 अजला में ये कैंपसेस बनाया जाए ताकि हम अपनी 70 साला तालीमी निज़ाम को जो है इसी दौरे इक़्तिदार में पूरा कर सके। थैंक यू जनाब। मुख्तरमा वजीर अकरम। स्पीकर साहब, मैं अपनी मोहतरमा मेंबर की जज्बात की कदर करती हूँ। बलूचिस्तान के लिए हम सब ऐसे ही फील करते हैं और काश हम ये यूनिवर्सिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में बना सकते, लेकिन ऑफ कोर्स ये कि कुछ हिंड्रेंसेस होते हैं। एक सबसे पहले तो ये कि इंटेक कितना है यूनिवर्सिटी के लिए, उसके लिए पहले हमें बिल्कुल शुरू से आगे 12th तक जो तालीम है उसके लिए स्टूडेंट्स का वहाँ पे कॉलेजेस में होना वो ज़रूरी है ताकि वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि हम एक किसी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है बलूचिस्तान की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके ऊपर हम फिजिबिलिटी बना रहे हैं जो कि दिसंबर 19 से को अप्रूव हुआ था और वो शुरू है। इसमें चेयरमैन सेनेट साहब भी बहुत खुसूसी इंटरेस्ट ले रहे हैं। नौकंडी में एक माइंस और मिनरल्स की यूनिवर्सिटी बनने जाएगी, उसके लिए फिजिबिलिटी अभी तैयार हो रही है और वो पैरामीटर्स देख के ज़ाहिर है बनाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के इंटेक पॉसिबल है कि नहीं। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो 13 हैं बलूचिस्तान में, वो सब के सब को एजुकेशन है और वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो बड़ी डिटेल से दिया गया है, तो वो देख के बताया जा सकता है कि वहाँ पे एक मुमकिन नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी फ़िलहाल बनाई जा सके। डॉक्टर शाजिया सोबिया। थैंक यू सर। सर, हमारी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा तो बहुत अच्छे आंसर्स दे रही हैं, बहुत तसल्ली वाले दे रही हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन सर बात आती है इम्प्लीमेंटेशन पे।
सर फीलिंग सबकी होती हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक कितने कैंपस बनाए गए हैं 2-2.5 साल में, और जो आपने एजुकेशन के बजट पे कट लगाया है, तो अगर कट लगा है तो उससे तो कहीं भी कोई काम नहीं हो सकता। और जो पिछली क्वेश्चन में था फाटा वाला, तो उसमें हमारी मेंबर ने चेयरमैन HEC को 2 दफ़ा इसी इशू से रिलेटेड लेटर लिखे थे, लेकिन उन्होंने उसका आंसर नहीं दिया। तो इसके बारे में मुझे तफसीलात बता दें। वजीर आकरम मैडम प्लीज। इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है तो वो जाहिर है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। HEC का काम जो है वो एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेंथन करना है, वहाँ पे सूबों में सपोर्ट करना है फंडिंग के ज़रिए और टेक्निकल सपोर्ट के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ बनाना सूबों का काम है। तो यहाँ पे कोई थोड़े से इश्यूज़ हैं जो जाहिर है कि HEC वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती। जहाँ तक इन्होंने वो फाटा की बात की है, वो ज़रा मुझे अगर ये डिटेल से मुझसे अलहदा बात कर लें, मिल लें, तो मैं इनको दे सकती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि कौन से लेटर्स की ये बात कर रही हैं और कौन से इश्यूज़ हैं जिनको ये डिस्कस करना चाह रही हैं, क्योंकि जो बड़ा क्लियर उसके अंदर स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो सवाल है और उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पूरी डिटेल के साथ उसमें दे दिया गया है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चौधरी मोहम्मद बरजिस ताहिर साहब। सवाल नंबर 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बी टेकन एज इट सप्लीमेंट्री प्लीज। जी जनाब स्पीकर, मेरा ज़िमनी सवाल जो है वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में है। ये चैनल्स के बारे में मैंने इनसे पूछा था और ये चैनल्स जो हैं जिस तरह ये बताते हैं कि 96 जो है वो इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, छोटे चैनल। एक मिनट जस्ट होल्ड, शिबली फराज साहब है, अली मोहम्मद खान आप रिस्पॉन्ड करें। जी प्लीज, जी प्लीज। जिस तरह मुल्क के अंदर टीवी चैनल्स हैं और उनको आए रोज़ अपनी मर्ज़ी से बंद कर देना और उनके मुलाजमीन को बेरोज़गार कर देना और बेरोज़गारी में इजाफ़ा करना, बजाय इसके कि 50 लाख लोगों को घर दिए जाएं और 1 करोड़ नौकरी दी जाए, तो जब मुलाजमीन जो हैं बेरोज़गार होंगे, जिस तरह मीर शकील रहमान को जेल में भेजा गया है और उनका चैनल जो है उसके मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलती, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि 24 जो चैनल है उसको भी आपने बंद किया, उसके मुलाजमीन भी बेरोज़गारी का शिकार हैं। आए रोज़ आप छोटे चैनल्स को जब आपका जी चाहता है बंद कर देते हैं। आप मेहरबानी करें, किसी कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई करें। लोग जो हैं वो इसके बारे में फ़ैसला करेंगे ये टीवी चैनल बेहतर है या बेहतर नहीं है। ये फ़ैसला जो है इन्होंने नहीं करना, जो आए रोज़ इनको सज़ा भी देते हैं और बेरोज़गारी में इजाफा भी करते हैं। जी अली खान साहब प्लीज़। जनाब स्पीकर साहब, सज़ा तो हम नहीं देते, असल सज़ा तो ऊपर वाला देगा और बहुत से लोगों को देगा। सज़ा देने के लिए एक इदारा कायम है और आप ही की मेहरबानी से कायम है, और वो जनाब आली काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है। वो नंबर वैसे मैं बता देता हूँ तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि 0800-73672 पे किसी भी चैनल के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट हो इधर करें, हुकूमत एक्शन नहीं लेगी। एक्ट के तहत ये कंप्लेंट सेल जो है, जो इदारे के अंदर एक एक्ट के तहत है और वह एक्ट आप ही के दौरों में बना है। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि बरजीस ताहिर साहब ने अपने दिल के दर्द से ये बात की होगी कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट, उनको जो मसाइल हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में, और हमें भी उसका एहसास है और कोशिश ये की जा रही है कि उनके मसाइल जो है वो हल किए जाएं। उस सिलसिले में मैं सराहना चाहूँगा जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कोशिशें कर रही है। फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब इस वक्त मौजूद थे थोड़ी देर पहले, उनके दौर में ये कोशिश स्टार्ट हुई। अभी शिबली साहब इसको देख रहे हैं। आपको बरजीस साहब ये सुन के खुशी होगी कि आपके दौर के बहुत से लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों रुपए के पेंडिंग जो फीस थे उसमें से बहुत सी पेमेंट्स चैनल मालिकान को कर दी गई, और उसके बाद हमने ये भी इंश्योर किया और उनसे उस पर बात हुई कि अगर आपको सरकार ने आपके पेंडिंग ड्यूज दे दिए हैं और आपके जेब में वो पैसे चले गए हैं,
तो मेहरबानी फरमा के अब अपने वर्किंग जर्नलिस्ट जो आपके कैमरामैन हैं, जो आपके DSNGs के साथ हमारे ये भाई जो हैं और बहनें वो काम करते हैं, अब उनको भी अब दे दें। सरकार की जेब से तो आपने पैसे ले लिए हैं, उनको भी अब दे दें। लेकिन मेरा यहाँ पे सिंपल एक मासूमाना सा सवाल बनता है कि हमने तो आते साथ ही वो ड्यूज देने की कोशिश की, आपने 5 साल वो ड्यूज अपने पास क्यों रखे? नाज बलोच। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब इस वक्त जी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। स्पीकर साहब इस वक्त बहुत ही तशवीश इस बात के ऊपर है कि जो चेयरमैन बोर्ड हैं PTV के, ही इज़ 60+ और पहले ही कोर्ट के वर्डिक्ट मौजूद है अताउल हक कासमी केस में कि वो 60+ थे और इसी ओहदे के ऊपर थे, उनको हटाया गया था हमारी फाजिल कोर्ट्स ने। तो फिर किस तरह हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट मौजूद होने के बावजूद जो है ये वायलेशन हो रही है हमारी अदालती फैसलों की? और दूसरा इससे रिलेटेड सवाल ये है कि MD PTV साहब जो हैं वो ड्यूअल नेशनल होते हुए ये स्टेट चैनल जो रन कर रहे हैं, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों 2 प्रोग्राम्स में पाकिस्तान के गलत नक्शे दिखाई दिए और वो भी एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर। तो ये बात तो काबिल कबूल नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा सीरियस इशू है और इस पर कोई खातिर ख्वाह हमें कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि नीचे के लेवल के अमले को बरतरफ करके अपने आप को जो है बरी जमा करार दे दिया गया। तो ये सीरियस इश्यूज हैं। एक तो MD PTV की ड्यूअल नेशनैलिटी से रिलेटेड और वो स्टेट चैनल रन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का स्टेट चैनल है और इसके ऊपर हमें बहुत ही सीरियस और मोहतात होकर चलाना पड़ेगा। और साथ में जो मैंने आपसे दरख्वास्त की है चेयरमैन बोर्ड की, मैं हाउस के हर दिल अजीज़ अमजद अली ख़ान साहब को चेयर पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारे चेयरमैन साहब जो आखिरी शख्स तक ऐवान चलाते हैं। 3 सवाल मेरी मोहतरम बहन ने किए हैं। आखिरी सवाल का मैं पहले जवाब दे देता हूँ जो बहुत अहम है और जी मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के झंडे का इशू हुआ है तो उसको बिल्कुल लाइट नहीं लिया गया। कल इसकी बाज़गश्त सेनेट में भी जी सुनाई दी है और 3 दिन पहले इशू वहाँ उठा था और उसको वहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन है वहाँ उसको मेरी बहन भेज दिया गया है और उसमें वहाँ पे प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और उसकी जो भी रिज़ल्ट होगी वो आपको भी नॉलेज में आ जाएगा। अगर आप समझते हैं कि हमारे इस हॉल से, इस ऐवान से भी जाना चाहिए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं रेकमेंड करूँगा कि इस पॉइंट को कि ये PTV की ट्रांसमिशन में कश्मीर का झंडा पाकिस्तान के झंडे के साथ नहीं दिखाया गया तो इसको मैं रेकमेंड करता हूँ कि हम अपनी भी जो इस ऐवान की स्टैंडिंग कमेटी है वहाँ भेज दें, नंबर 1। नंबर 2, आपने PTV के हवाले से बात की है, मैं ऑफ द कफ कोई बात नहीं करना चाहता, इंफॉर्मेशन बेस्ड बात करना चाहूँगा। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक फ्रेश क्वेश्चन PTV के हवाले से दे दें। वैसे भी PTV के हवाले से आगे कॉलिंग अटेंशन भी आ रही है, आप ही के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान साहिबान वहाँ उस पर मौजूद हैं तो कुछ डिटेल डिस्कशन उसमें हो जाएगी। लेकिन अगर तशनगी रह जाती है तो आप आई वुड वेलकम कि आप उसमें फ्रेश क्वेश्चन या कोई कॉलिंग अटेंशन दोबारा डाल दें, उसका जवाब हम आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड दे देंगे। और आखिरी बात आपने चेयरमैन के उम्र की है कि 60 साल से कोई ज़्यादा है किसी चेयरमैन की उम्र, तो बहुत से चेयरमैनों की उम्र जो है यहाँ पे 60 साल से ज़्यादा है, तो ये उम्रों पे फ़िलहाल ना जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट की अगर कोई अब्यूज़ हुई है तो वो पॉइंट आउट करें। लेकिन वही बात, पहली वाली बात कि अगर आप फ्रेश क्वेश्चन डालेंगे तो PTV के मुतालिक हम आपको बिल्कुल आपको इत्तला कर देंगे। आज के ऑर्डर ऑफ द डे में नंबर 15 पे कॉलिंग अटेंशन मौजूद है तो उसमें इसका इंशाल्लाह तफसीली जवाब आ जाएगा। PTV के हवाले से तफसीली सवालात हैं वहाँ पे। शुक्रिया जी। चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर साहब जी, क्वेश्चन नंबर। जनाब स्पीकर, सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 8। जनाब स्पीकर, ये मेरा आंसर भी टेकन एज रेड जी। सप्लीमेंट्री जी। जनाब स्पीकर, मेरा ये सवाल PIA की परफॉर्मेंस के बारे में था। इन्होंने कुछ मैयर ज़रिए हैं जो ये कहते हैं कि हमने PIA को बेहतर बनाने के लिए ये इक़दाम उठाए हैं। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया भर में PIA की जो रुसवाई हो चुकी है और आज अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने PIA की फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगाई हुई है। आज
पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में सिविल एविएशन और मिनिस्टर साहब का बयान जो है वो एक दूसरे को कंडक्ट करता है, पायलट कौन सा जाली है, पायलट कौन सा जाली नहीं है। मैं वज़ीर साहब से ये पूछना चाहूँगा बड़े अदब से, आप मेहरबानी बता दें करके कि पाकिस्तान के अवाम को इस ज़हनी टेंशन से कब निजात मिलेगी कि अमेरिका कब तक पाबंदियां जो है पाकिस्तान की फ़्लाइट से हटाएगा, यूरोपीय यूनियन कब तक हटाएगी, और ये इन्होंने जो कुछ भी मेजर्स लिए हैं अब तक उसकी आपकी वजह से कितने अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर एविएशन जमील अहमद साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मोहतरम मेंबर ने जो सवाल किया है इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो मिनिस्टर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डिटेल में जो है वो जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं जो इनकी एक बात है कि पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हुई है, मैं इनसे कहूँगा इसको इस तनाजुर में क्यों नहीं देखते कि हमने सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए PIA के अंदर जो फ्लॉज थे उनको हाईलाइट किया, और ये सर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें हमसे पायलट्स की लिस्ट मांगी गई थी, उसके ऊपर जो है वो एविएशन डिवीज़न ने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जिसके अंदर पायलट्स के लाइसेंस को जो है वो रिव्यू किया गया, और उसके अंदर हमें कुछ एनोमलीज जो है वो ऑब्ज़र्व की गई, जिसके बाद जो है वो 25 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा किया गया है वो रिकॉर्ड पे है। उसमें हमने हाईलाइट किया है कि ये लाइसेंस लेते हुए इनको इशू करते वक्त जो एनोमलीज जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा की। तो मेरे ख्याल से एक सही प्रैक्टिस करने से हमारे मुल्क की रुसवाई की बजाय इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और सेकेंडली जो आपने कहा कि जी यूरोपीय यूनियन ने हमारी फ़्लाइट्स बैन कर दी हैं, तो सर 2008 में भी PIA की फ़्लाइट जो थी वो यूरोपीय यूनियन ने बैन की थी, और उस वक्त भी कुछ सेफ्टी मेजर्स थी, कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे जो हम मीट नहीं कर रहे थे। इस दफ़ा भी PIA का जो एयरबस जो क्रैश हुई है उसके क्रैश से पहले हमें 5 रिक्वायरमेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन की कंप्लीट करनी थी, जिसमें से PIA 4 जो है सेफ्टी रिक्वायरमेंट को पूरा किया था, 5वीं जो है वो कंप्लीट नहीं थी। इस दौरान क्रैश हुआ, उसने भी ऐड किया। और ये जो पायलट वाला इशू था, ये सिर्फ पायलट वाले इशू को ही इसकी वजह बताना सही नहीं है, बल्कि PIA की जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स थी इंटरनेशनल, उसमें एक रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल नहीं की गई थी, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी मच श्योर कि अनकरीब जो है ये फ्लाइट जो है ये खोल दी जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। हिना रबानी खर साहिबा, सप्लीमेंट्री जी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर फॉर अलाउइंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बट मिस्टर स्पीकर, मेरा सवाल का जवाब तो मिलना नहीं है। आई थिंक वी आर क्वाइट श्योर of that already. But Mr. Speaker, my question is, when will this comedy of errors stop with this country? Because for the Honorable Parliamentary Secretary to tell us on the floor of this House that the Minister's statement is not the cause of PIA's doom right now is honestly not okay with anyone. Mr. Chairman, I think my question specifically is that is it not true that the CAA's own statement, Civil Aviation की अपनी statement और मिनिस्टर साहब की statement contradictory हैं, कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सेनेट की कमेटी में आके ये कहा है कि मीडिया ने इसको गलत तरह से बयान किया, जबकि मीडिया ने सिर्फ इनके मिनिस्टर के स्टेटमेंट को दिया, जो पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में आग की तरह फैली, और आज आपके ना इंजीनियर्स अपनी जॉब पे इंटरनेशनली रह गए हैं। एंड मिस्टर चेयरमैन, it is well known to all of us now that even with large subsidies, PIA will not remain solvent anymore. So, Mr. Chairman, my question is that is it not true that Civil Aviation's own statement contradicts the Minister's statement? And if that is true, then have any heads rolled for the chaos that has been created in this country on behalf of Parliamentary Civil Secretary for Aviation. As far as the statement of the Minister is concerned, I would request the honourable member that if he could come and reply to his statement and defend his own statement. As far as I am concerned, the question is, when did this problem start? The problem started long ago. Long ago. This is not during our era. The problem started, you have to see the root cause of the problem. When did it start? So my question is from you,
that it was the problem started during your regime. We are the one who are correcting the problem. We are highlighting the problem. So, despite it's not a comedy. This is not a comedy drama. Basically, your problems, your errors, we are correcting. Thank you so much. जी इन रबानी खार साहिबा, आपको ये मजाक लगता होगा कि पॉइंट स्कोरिंग के खातिर आप मुल्क को बर्बाद कर दें. हमें ये मजाक नहीं लगता, हम इसको बहुत सीरियस. थैंक यू. Mr. Chairman, no, I had a question. I asked a specific question. My question was, I'm reiterating, repeating at the cost of repetition, re-saying my question, restating my question, which is, does the CAA's own statement not contradict the minister's statement on the floor of this House? The CAA's statement was on the floor of the Senate or the Senate committee. Can you? जमीला अहमद साहब, सर इनका जो है, देखिए सर, ये मुझसे पूछ रही है इनका जो सवाल है ना, उसका जवाब दें. सर देखिए, मिनिस्टर का स्टेटमेंट और सिविल एविएशन का स्टेटमेंट में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो सर मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब ये फ्रेश क्वेश्चन डाल दें, पीआईए के ऊपर पूरा का पूरा जवाब दे देंगे. नो, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए सर, मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है या सिविल एविएशन का जो स्टेटमेंट है, अगर उसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, उसके ऊपर आई सजेस्ट कि मिनिस्टर साहब खुद आके उसको डिफेंड कर लें. थैंक यू. जी शेख रुएल असगर साहब जी, नॉट प्रेजेंट. जी जनाब मोहम्मद हाशिम नौतज़ई साहब, क्वेश्चन नंबर. जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब. क्वेश्चन नंबर 10. आंसर भी टेकन एज रेड. जी सप्लीमेंट्री. जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब. मैंने जो क्वेश्चन रेज किया था कराची तुरबत दालबंदी के जो रूट पे जो हफ्ते में 2 परवाज़ चलाया करते थे, तो इसमें सर जो मिनिस्टर साहब ने जो मेरे क्वेश्चन के जो 3 जुज़ हैं, इनके जवाब दिए. इन तीनों जो जवाबात हैं, मैं इनसे मुतमईन नहीं हूँ. इसमें सर ये लिखा गया कि इसमें पीआईए को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा इस रूट पे, और दूसरा इसमें इन्होंने ये जवाज़ सप्लीमेंट्री प्लीज. जी सप्लीमेंट्री में ये जवाब इन्होंने पैदा किया कि इस रूट में जो मतलूबा यानी पैसेंजर अवेलेबल नहीं है. जनाब चेयरमैन साहब, मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट दालबंदी में है, वहाँ से हफ्ते में 2 परवाज़ चलाया करते थे. आप हाशिम साहब सवाल करें ना, ताकि उनसे जवाब. मैं क्वेश्चन में ज़िमनी क्वेश्चन में आ रहा हूँ. तो मैं इनके ये जो जवाबात हैं इनसे मुतमईन नहीं. वहाँ पे आपको बिल्कुल जी सर सीट नहीं मिलता था. हफ्ते में आप 4-5 दिन पहले जब आप सीट रिजर्व करते थे, सीट आपको मिलता था, अदरवाइज नहीं मिलता था. आप कैसे कह सकते हैं कि सर इसमें मतलूबा जो पैसेंजर उनकी तादाद पूरा नहीं हो सकता है. हफ्ते में 2 परवाज़ होते थे. तो ये जो जवाब दिया मिनिस्टर साहब ने, इसमें मैं मुतमईन नहीं हूँ. और मुझे ये बताया जाए कि इस रूट के जो परवाज़ें कब आप दोबारा शुरू करेंगे. जी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर एविएशन. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. सर देखें, एक तो जो दालबंदीन का रूट है, इट इज़ नॉट ए प्राइमरी रूट, दिस इज़ अ सोशो इकोनॉमिक रूट. और सोशो इकोनॉमिक रूट जितने भी हैं, उसके ऊपर पीआईए की पॉलिसी ये है कि जो सीट फैक्टर होता है उसके ऊपर जो है वो फ्लाइट कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू की जाती है. अभी तो कोरोना के बायस अभी आजकल के हालात में तमाम सोशो इकोनॉमिक रूट जितने भी थे वो सब के सब, चाहे वो गवादर है चाहे तुरबत है, सब बंद कर दिए गए. दालबंदीन का ये था सर कि जब तक वहाँ पर प्रोजेक्ट्स थे, चाइनीज़ वहाँ काम कर रहे थे, तो बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइट चल रही थी. जब से वो प्रोजेक्ट बंद हो गए तो पीआईए का फाइनेंशियल लॉस हुआ उसके अंदर. मैं ऑनरेबल मेंबर को उन लॉसेस की डिटेल जो है वो भी दे सकता हूँ कि उस दौरान कितना लॉस हुआ. अगर ये मुतमईन नहीं होते तो ये फिर दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू. जी नाज बलोच साहब, सप्लीमेंट्री प्लीज. थैंक यू चेयरमैन साहब. चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि सिविल एविएशन की जानिब से दे हैव अ प्रोसीजर ऑफ एनुअल रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंसेस ऑफ द पायलट्स. तो साल में एक दफ़ा लाइसेंस जब रिन्यू होता है पायलट्स का, और पीआईए की जानिब से साल में 2 दफ़ा होता है. दैट मीन्स एवरी पायलट हैज़ टू गो थ्रू 3 टेस्ट for the renewal of the licenses annually. तो मेरा सवाल जी सवाल ये है कि 2 साल से ये हुकूमत है, तो 2 साल की जो लाइसेंस रिन्यूअल में अगर कोताही, अगर कोई गलती हुई है जो कि सिविल एविएशन के अंदर नहीं हुई, तो सर जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है,
और 2018 से लेकर 2020 के दौरान जो है जो एनॉमली जो इर्रेगुलरिटी सामने ये आई कि जो सिविल एविएशन का टेक्निकल एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको किसी और आईपी सर्वर से जो है उसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई। सेकेंडली, एक नया पासवर्ड और नई आईडी बना के उसको एक्सेस करने की कोशिश की गई और ये वो ऑब्जर्वेशन थी कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इन राइटिंग जमा की है और यही वो फैक्टर था जिसके ऊपर पायलट्स के जो लाइसेंस थे, सीपीएल थे या एपीटीएल थे, वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। तो मैं मोहतरमा से कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर हमने इसके ऊपर आई रखी हुई थी, हमने ऑब्जर्व किया है और ये पता नहीं कितने अरसे से प्रैक्टिस थी कि जो सिविल एविएशन का टेक्निकल एग्जामिनेशन सिस्टम था उसको कहीं और से एक्सेस करके उसके अंदर जो है उसको छेड़ा जाता था। अब हमने उसको पकड़ लिया है और उसके लिए हमने बड़े कंक्रीट स्टेप्स लिए हैं कि पहले जो है वो पायलट के लॉग बुक के अंदर वो फ्लाइट पे होता था, जबकि वो एग्जाम के अंदर भी द सेम डेट सेम टाइम पे अपीयर हो जाता था। अब हमने उसको बायोमेट्रिक के साथ रिलेट कर दिया है, नादरा के साथ इसके ऊपर बात हो चुकी है। हमने सर्वर के ऊपर जो है वो फायर वॉल्स जो है वो इनॉग्रेट वो कर दी हैं, उसके ऊपर इंस्टॉल कर दी हैं। उसके अलावा हमने जो एग्जामिनेशन सेल का जो सर्वर है उसको टोटली आइसोलेट कर दिया है और इन एडिशन टू दैट मिस्टर स्पीकर, हमने ये भी किया है कि एंटी वायरस जो है वो हमने उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये की है कि एग्जामिनेशन जो टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है उससे लाइसेंस वैलिड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो सकता है, दोबारा उसके ऊपर लॉग इन सेम पर्सन कर नहीं सकता। तो ये वो कंक्रीट स्टेप्स हैं जो इस गवर्नमेंट ने लिए हैं जो आज से पहले कभी नहीं लिए गए थे। थैंक यू सो मच। जी नसीब चन्ना साहब, सप्लीमेंट्री जी। थैंक यू स्पीकर साहब। ये मैं वज़ीर बराए हवाबाज से ये पूछना चाहती हूँ कि जो सक्खर एयरपोर्ट है वो 6 महीने से बंद है। 6 महीने से वहाँ के लोग रोज़गार हैं, हमें फ़्लाइट यहाँ कराची यहाँ इस्लामाबाद आने के लिए कराची आना पड़ता है। यहाँ का ये असूल है कि रात को 12 बजे SMS आता है कि कल भाई 4 बजे से सवाल जी तो यही मैं कह रही हूँ कि सक्खर एयरपोर्ट खोला जाए ताकि जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं उनको बड़ी परेशानी है, कराची आने में उनका टाइम ज़्यादा जाता है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर एविएशन। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए कहना चाह रहा हूँ कि फरवरी से जो कोरोना का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तो उस वक्त तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तमाम फ़्लाइट्स बंद कर दी गई थी। अब जो है NCOC के साथ जो है उसकी परमिशन से जो है हमने प्राइमरी रूट्स तो खोल दिए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा, ये रूट तो हमने खोल दिए। सक्कर बीइंग दी सेकेंडरी रूट, उसका जो है केस ऑलरेडी जो है NCOC से जो है और सिविल एविएशन के दरमियान जो है वो बातचीत चल रही है और मुझे उम्मीद है कि सितंबर के एंड तक जो है सक्कर एयरपोर्ट जो है सर वो फ्लाइट जो है बहाल कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। लाली साहब, आप राहदारी मेरे ख्याल में आपकी चेयर आ गई है जी। ऑर्डर इन दी हाउस जी। जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब जी, क्वेश्चन नंबर जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 12 जी, आंसर भी टेकन एज रेड जी। जनाब स्पीकर, मैंने ट्रिलियन सुनामी प्लांटेशन के बारे में सवाल किया था कि इसमें निगहबानों की क्या सूरत हाल है और कितनी मुद्दत के लिए हैं, तो यहाँ जवाब जो दिया गया है वो सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, बाज़ लोगों को आप 2-2, 3-3 मिनट देते हैं और हमें बस सवाल, यहाँ तो मैं अब मिसाल दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। सवाल जी सवाल नहीं करता, बस इसका क्या मतलब है? थैंक यू जी। मोहतरमा जरताज गुल साहबा, इसके बारे में आप। सवाल जी चित्राली साहब। जी चित्राली साहब को मौका देते सवाल जी। बाज़ लोगों को जगह, मैं भी मेंबर हूँ, मेरा भी राइट है जी, मैं भी इसमें यहाँ 5, 6, 7 लाख लोगों का मैं नुमाइंदा हूँ। ये गपशप नहीं है कि बाज़ लोग जो हैं सिर्फ इस वजह से कि प्रेशर डालते हैं आप पर और उनको 5-5 मिनट बात करने की आप इजाज़त देते हैं और हमें सवाल, ये क्या है?
नहीं इसको एक्सपंज किया जाता है। चित्राली साहब, ये जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, बेसिकली ये आपका आवर है, मेंबरान का आवर है। जब आप टू दी पॉइंट जो सवाल करेंगे तो मिनिस्टर भी अपना जवाब सुनामी के बारे में मैंने सवाल किया है और इसी बारे में ही सवाल करूंगा। मैं पीआईए के बारे में सवाल नहीं करूंगा इंशाल्लाह, और हज के बारे में भी नहीं करूंगा, बाद में हज के बारे में भी आ रहा है। देखें जी, उसमें मेरा सवाल यह है कि कितने बंदे चित्राल में रखे गए थे और कितनी मुद्दत के लिए रखे गए थे, और ये प्रोजेक्ट जो है कितनी मुद्दत तक चलेगी, और अभी तक इसकी कामयाबी के नताइज क्या हैं? जी मोहतरमा जरताज गुल साहब। जी मोहतरम चित्राली साहब, एक तो पहले ये कि आपने सवाल किया कि जी ट्रिलियन ट्री सुनामी, बेसिकली मेरी जो गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो ये ट्रिलियन ट्री नहीं है। सेकंड, आपने कहा है कि जी ये आपने नेगेबान का पूछा था, तो हमें चूंकि वहाँ से जवाब नहीं आया था, फिर मैंने खुद ही डीएफओ को और वहाँ के डीसी को मैंने फ़ोन किया, तो मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन ली। आपने पूछा है कि कितने नेगेबान चित्राल में हैं। नेगेबान में जो इस वक्त चित्राल में है वो 110 है, और दूसरा हम लोगों ने वहाँ पे डेली वेजर्स, चूँकि ये पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और वो बंद हो गई थी, तो हम लोगों ने 65,000 डेली वेजर्स का हम लोगों ने एक एस्टिमेट लगाया था, लेकिन हमने 84,000 लोगों को जॉब्स दी। उसमें जो डेली वेजर्स चित्राल में हैं वो 1294 हैं, तो 1294 आपके हम लोगों ने डेली वेजर्स और 110 हमने आपके चित्राल में नेगेबान मुकर्रर किए हैं। और चित्राली साहब, चूँकि नेगेबान हम 40 हेक्टेयर्स पे हम लोग, जहाँ 40 हेक्टेयर्स का जो रकबा होता है जिसको हम रीजनरेशन करते हैं या उसको हम जो है वो सेव करते हैं, वहाँ पे हम एक नेगेबान खड़ा करते हैं। तो आई होप कि आपको वो आंसर वो हो गया होगा सेटिस्फाइड। जी मरियम औरंगजेब साहिबा जी, सप्लीमेंट्री। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो जो वज़ीर साहिबा ने जवाब दिया, इसके अंदर जो रिटन जवाब है वो 10 बिलियन ट्री सुनामी का है, वो बिलियन ट्री सुनामी का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सुनामी तो 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों की भी आनी सवाल थी। करें जी। और जो हमने देखा कि सुनामी तो आई माशी बदहाली की, बेरोजगारी की, तो ये जवाब दे दें। मैं सवाल कर रही हूँ जी, ये जवाब दे दें कि जो जवाब इन्होंने खुद रिटन दिया है उसके अंदर इन्होंने कहा है कि विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, तो वो अभी इस वक्त किन किन इलाकों में, किन किन प्रोविंसेस के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। और टोटल नेगेबान इन्होंने कहा है हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश प्लांटेशन। तो वो जो न्यूली इस्टेब्लिश प्लांटेशन है, क्योंकि हमने बिलियन ट्री सुनामी केपीके का तो हशर नशर देख लिया, वो इस वक्त इंक्वायरी हो रही है। अच्छा जी आप सप्लीमेंट्री करें ना जी, आपने लंबाई जी सवाल जी औरंगजेब, मरियम औरंगजेब। आपकी बहुत मेहरबानी जी, आप अगर सवाल पूरा सुन लें तो एक ही दफ़ा वज़ीर साहिबा अगर जवाब दे दें कि इनके पास क्या मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है कि जो न्यूली प्लांटेड ट्रीज़ हैं वो जहाँ जहाँ इन्होंने प्लांट किए हैं, जहाँ जहाँ कितने नेगेबान रखे हैं और अभी तक उन नेगेबानों पे टोटल कंट्री के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है और उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म इन प्लेस क्या है? जी मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। जी एक तो ये कि चेयरमैन साहब, सबसे पहले ये कि मैंने यही कहा कि ये ट्रिलियन ट्री सुनामी नहीं है, ये 10 बिलियन ट्री सुनामी है। आई नो माय प्रोजेक्ट, ये मेरी मिनिस्ट्री का स्टार प्रोजेक्ट है और ये पूरे पाकिस्तान में है। अभी जो मोहतरमा है मैंने, उन्होंने ये कहा है, इन्होंने असल में 2 सवाल किए। पहले सवाल इन्होंने ये किया है कि ये इसके जवाब में लिखा है कि ये अप्लाई होगा, नहीं, हमने उसकी आपको डेट दी हुई है। बेसिकली चूँकि ये पूरे पाकिस्तान में तमाम प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड करना था और ये मैचिंग ग्रांट से हैं। हम 125 बिलियन अगर 5 साल में देंगे तो इतने ही सूबों ने मैचिंग ग्रांट्स देनी है, तो और जो टारगेट्स है वो हमें सूबों ने ही देने हैं, लिहाजा उनको अंडर वन अम्ब्रेला मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में इकट्ठा करना था। तो ये उसकी जो डेट है वो 29 अगस्त 2019 को हमने एक्नेक ने ये अप्रूव कर दिया। सो अब ये चेयरमैन साहब, तमाम सूबों के अंदर जो है वो बिलियन ट्री सुनामी स्टार्ट हो चुका है 29 अगस्त की 2019 की अप्रूवल के बाद, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को मेरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज 100% जो है वो पूरी की पूरी वो दे रही है, पैसे हम दे रहे हैं। सेकेंड जी
जी मोहतरमा जी बोल अब जारी सेकंड इन्होंने मोहतरमा ने ये पूछा है कि आप लोगों ने कितने निगहबान और कितने लोगों को जॉब्स दी हैं। मैंने इनको पहले ही फरमा दिया था कि इस वक्त 84,000 जो है वो हम लोगों ने पाकिस्तान में वो हैं अप्लाई कर दिए हैं। तो 84,000 नए निगहबानों को या डेली वेजेस को जो है हमने पाकिस्तान में बिलियन ट्री सुनामी के अंदर जॉब्स दे दी हैं, ग्रीन जॉब्स। जी प्रोफेसर शहनाज बलोच साहिबा जी सप्लीमेंट्री जी। मैं भी इसी उससे पूछना चाह रही हूँ कि बलूचिस्तान के हवाले से कोई फिगर उनके पास है कि किस बलूचिस्तान तो पूरा का पूरा ही बंजर है। आपको गिलगित बल्तिस्तान में दरख्त लगाने की क्या ज़रूरत है, पूरे बलूचिस्तान में लगा देती। वो पैसे वहाँ लेके जाते। भाई खुदा का खौफ करो, बलूचिस्तान बिल्कुल सूखा बंजर, पानी भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। आप लोगों को बहुत चिढ़ लगती है कि जब मैं बलूचिस्तान की बात करती हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, मैं इसकी बात पूरे सेशन में नहीं मांगूंगी। प्रोफेसर साहब आप सवाल करें। मैं ये पूछ रही हूँ ना कि वहाँ पे क्या, अच्छा अब हर बात पे कि जी प्रोविंसेस करेंगे, वो अगर बलूचिस्तान हर लिहाज से पीछे है, इसका ये मतलब नहीं है। मुझे एक और भी है, कोई नालायक लोग वहाँ नहीं बैठे हुए हैं, बेकार लोग नहीं, उनको आप अपनी टीम में शामिल करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको अपने साथ लेके चलें। मुझे इसका जवाब दें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और कितने दरख्त लगे। फिर ये कहेंगे ये जी मोहतरमा जरताज गुल साहब। अच्छा चेयरमैन साहब, जो मोहतरमा ने बलूचिस्तान से, हम इनके जज्बात की बड़ी कदर करते हैं और ये ठीक कह रही हैं कि वहाँ पे बड़े एक्सपर्ट्स हैं और वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, इसलिए आपका प्रॉपर बलूचिस्तान में हिस्सा है। चूँकि बलूचिस्तान ने खुद अपनी ज़मीन के लिहाज से, अपने मौसम के लिहाज से, अपनी कंडीशंस के लिहाज से खुद अपने टारगेट्स उन्होंने देने हैं। तो आपका जो बेसिक फोरम है वो आपका प्रोविंस हमें टारगेट देगा, हम आपको मैचिंग ग्रांट्स देंगे और ये हर जगह पे अप्लाई है। अभी आपने कहा है कि जी बलूचिस्तान को हमने कितने फंड दिए हैं, तो आपका बराबर का हिस्सा है। हमने 903.673 मिलियन आपको हम अभी तक बलूचिस्तान को हम रिलीज़ कर चुके हैं। बल्कि आप अपने बलूचिस्तान हुकूमत से पूछे कि इसके बराबर उन्होंने कितनी मैचिंग ग्रांट लगाई है, क्योंकि अगर 50 रुपये हम देते हैं तो 50 रुपये सुबह न देने होते हैं और हम पूरा आपका ऑन बोर्ड है। और अगर आपको लगता है कि किसी शहर में या किसी जगह पे बलूचिस्तान में प्लांटेशन कम है, तो काइंडली आप अपने बलूचिस्तान गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बैठे, वहाँ पे टारगेट आप हमें सेट करके दें, हम आपको वो अप्रूव करके देंगे और हम आपको इतनी मैचिंग ग्रांट्स आपको लेकर देंगे। जी उज़मा रियाज साहिबा। थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोटरवे के साथ जो ग्रीन बेल्ट एरिया है, वहाँ पे दरख्त लगाने का कोई प्लान गवर्नमेंट की नज़र में है? मोटरवे के साथ मौलाना अब्दुल शकूर साहब प्लीज। आगा साहब जी क्वेश्चन करें जी, सप्लीमेंट्री कर लिया जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि पेशावर मोटरवे और हज़ारा मोटरवे के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट जा रही है, उसके ऊपर प्लांटेशन के लिए गवर्नमेंट की कोई प्लान है? जी मोहतरमा जरताज गुल साहब। जितने भी मोटरवेज और हाईवेज हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है ये 13,000 किलोमीटर बनते हैं। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने कम्युनिकेशन मिनिस्टर के साथ एक MOU साइन कर लिया हुआ है अपनी शाहराह के नाम से, और उसमें हम खुद भी और जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो वहाँ पे दरख्त लगाने के लिए आते हैं। हम उनको ऑनरशिप भी देते हैं। अपनी शाहराह का मतलब भी यही है। 70 किलोमीटर इस वक्त मुल्तान तो खानेवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो हमें सुल्तान फाउंडेशन ने उसके ऊपर हमें दरख्त लगा के दिए हैं। ये बिल्कुल हमारे प्लान में शामिल है, बल्कि उस प्लान में ये भी शामिल है कि हम इंडिजिनस स्पीशीज़ जो वो इलाके को सूट करती हैं। लेकिन ये आप याद रखिए कि सबसे एक्सपेंसिव जो है वो लीनियर ही प्लांटेशन है, जो मोटरवेज और हाईवेज के पास होती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे बिलियन ट्री सुनामी में MOU में कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में अपनी शाहराह का पूरा प्रोजेक्ट शामिल है, जिसमें हम आपको तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर दरख्त लगा के दिखाएंगे और लगा भी रहे हैं। क्वेश्चन इज ओवर। लीव एप्लीकेशन जी। Mrs. Aisha Rajab Ali has requested for grant of leave for 20 and 21 July. Is leave granted? Granted. Mr. Nasir Iqbal Busal has requested for grant of leave for 22 and 23 July. Is leave granted? Granted. Mr. Sikandar Ali Rajpoto has requested for the grant of leave for 23rd and 24 July 2020. Is leave granted? Granted.
Mr. Noman Islam Sheikh has requested for the grant of leave for 8 to 10, 7 to 20, 20 and 28 July 2020. Is leave granted? Granted. Chaudhry Mahmood Bashir Virk has requested for the grant of leave for 23rd and 24th July 2020. Is leave granted? Granted. Mr. Abdul Majid Khan Niazi has requested for the grant of leave for 8 to 24 July 2020 due to the illness for his mother. Is leave granted? Granted. Item number 3G, calling attention notice. Mrs. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Item number 3G, call attention notice G, Rule 88 to 94 G. Mrs. Zile Huma to move item number 3, call attention of the Minister for National. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मैं जनाब वज़ीर बराए कौमी सेहत खिदमात की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फ़ौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाना चाहूँगी जो कौमी इदारा बराए इलाज और बहाली सेहत NRIM निर्म सेक्टर G8 इस्लामाबाद की नई मैनेजमेंट की जानिब से डॉक्टर्स और अमले के साथ बदसलूकी और मरीज़ों का इलाज ना करने से मुताल्लिक है. G, Minister for National Health Services Regulation and Coordination, to make brief statement. G, Mrs. Nosheen Ahmed Sahiba. जी शुक्रिया स्पीकर साहब. सर ये एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का जिसके अंदर डिसेबल्ड बच्चों का और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी और यहाँ पे गरीब आवाम बहुत फैसिलिटेट हो रही थी. अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त कोविड की वबा आई तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को जो है वो मार्क किया गया कि उनको कोविड के लिए जो है वो मार्क कर दिया गया था कि वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स को लाया जाएगा. मगर यहाँ हमारे MNAs के कोशिशों से उसको दोबारा ग्रीन जोन में एंटर कर दिया गया और अब वो कोविड के लिए नहीं है बल्कि वो वापस अपने ओरिजिनल रोल पे आ गया है. मगर उस जो बीच में गैप आया उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिस हो गई और उस तरीके से वो अभी तक अपने तमाम फंक्शंस को रिज्यूम नहीं कर सका. इसको सर क्लोजली देखा जा रहा है और कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है ये अपना पूरी तरह फंक्शनल हो जाए. जी Mrs. Zulema ji, ask one question ji. शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर मेरा सवाल ये है कि गुज़िश्ता 4-5 महीनों से ये हॉस्पिटल मुसलसल डिक्लाइन पे आ रहा है.
पहले यहाँ पर मंथ 100 के करीब कुछ सर्जरीज होती थी। स्पेशली मैं यहाँ अवान की तवज्जो दिलाना चाहूँगी यहाँ के आर्थोपीडिक डिपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पर बहुत स्पेशलाइज्ड सर्जरीज होती हैं, बहुत एडवांस सर्जरीज होती हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मरीज़ आते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट की जाती है, यहाँ कैंसर की रसोलीज जिनके पैरों में होती है, जोड़ों में, हड्डियों में होती हैं, वो रिमूव की जाती हैं और बड़े अच्छे और टॉप के डॉक्टर्स और सर्जन्स यहाँ मौजूद हैं, मगर उन्हें वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा कि वो अपने काम को तंदही के साथ, आराम और सुकून के साथ अपने पेशे को के साथ इंसाफ कर सकें। उनके साथ उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। दूसरा, जब 100 सर्जरीज पर मंथ हुआ करती थी, वहाँ अब 5 मंथ्स में सिर्फ 2 सर्जरीज हुई हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। और दूसरा ये कि इस हॉस्पिटल मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो तमाम हालात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को क्यों नहीं उस तरह से चलाया जा सकता जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रॉपर SOPs के तहत चल रहे हैं। तो इन SOPs को फॉलो क्यों नहीं किया जाता जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो हैं लेकिन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में नहीं है। जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज। सर, ऑनरेबल मेंबर ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये गुज़िश्ता 3-4 महीने वहाँ पे सर्जरीज जो थी वो टोटली बंद हो गई थी, मगर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है इसका नोटिस लिया और वहाँ की मैनेजमेंट को बुला के जो है उनको वार्निंग दी गई। तो उसके बाद से अब वहाँ पे दोबारा सर्जरीज शुरू हो गई हैं। गो कि अभी उनकी तादाद बहुत कम है, इस हफ्ते शुरू की थी तो सिर्फ अभी तक 2 सर्जरीज हुई हैं, मगर तमाम मेजर्स लिए जा रहे हैं कि ये सर्जरीज़ की तादाद जो है उनको बढ़ाया जाए। जी, मिसेस उज़मा रियाज साहिबा जी, टू आस्क 1 क्वेश्चन जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरा क्वेश्चन ये है कि निरम के अंदर जो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनको शॉर्ट कोर्सेज कराए गए हैं और यहाँ पे इंतहाई क्रिटिकल सर्जरीज होती हैं। यहाँ पे जी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप प्लीज़ क्वालिफाइड कंसल्टेंट लगाएं ताकि सर्जरीज़ को बेहतर तरीके के साथ कामयाब बनाया जा सके। और दूसरा सर, यहाँ पे ज़्यादातर आपको जैसा पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ पे गरीब नादार लोग ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे जो मरीज़ों से जो शिकायत मिली है वो ये मिली है कि यहाँ पे डॉक्टर्स को भी मना किया जा रहा है कि आप ना आया करें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मरीज़ आने की वजह से उन्हें हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते, उन्हें मैनेज नहीं कर सकते। तमाम OTs को और चेंजिंग रूम्स को बंद किया हुआ है कि जिस वक्त कंसल्टेंट आती हैं सर्जरी के लिए तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बंद होते हैं, चेंजिंग रूम्स बंद होते हैं, जिसकी वजह से कंसल्टेंट को ना सिर्फ ज़हनी दबाव का वो शिकार होते हैं बल्कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करके इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो वहाँ पे अथॉरिटी है, जो मैनेजमेंट में हैं, उनको सख्ती से पाबंद किया जाए कि यहाँ पे तमाम गरीब नादार मरीज़ों को बेहतर तौर पे सब कुछ चीज़ें मौजूद होने के बावजूद उन्हें सही करके सहूलत नहीं दी जा रही, तो उन्हें सहूलियात मुयस्सर की जाए। बहुत शुक्रिया। जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर नेशनल हेल्थ सर्विस। जी सर, NIH के अंदर एनेस्थीसिया के लिए 6 पोजीशंस हैं, जिसमें से 3 इस वक्त वेकेंट हैं और बाकी जो 3 पोजीशंस फिल्ड हैं वो बिल्कुल उस वक्त वहाँ पे कोई कंसल्टेंट, कोई FCPS, कोई एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट नहीं है और ये डिप्लोमा होल्डर्स वहाँ पे चला रहे हैं। तो इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को कि इन वेकेंट पोस्ट को जो है वो कॉम्पिटेंट लोगों के साथ फिल किया जाए। दूसरे सर, यहाँ पर जो SOPs की बात हुई थी उसमें एक मेजर इशू ये आ रहा था कि जो भी पेशेंट या उसके अटेंडेंट आ रहे थे उनके लिए कोरोना टेस्ट जो था वो कंपलसरी था इससे पहले कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाते। तो वो कोरोना टेस्ट के लिए इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी दिन डिले के बाद मिल रहे थे। तो अब NIH के साथ हम लोगों ने बात कर ली है और NIH ने
हमें एक लाइन बता दी है कि वो टेस्ट उनको डायरेक्ट भेजे जाएंगे और वो विदिन 24 आवर्स जो है उनका रिज़ल्ट जो है उनको मिल जाएगा। तो सर इसके अंदर जो कमज़ोरियां हैं, इस कॉलिंग अटेंशन नोटिस के बाद मैंने ख़ुद भी हॉस्पिटल को विज़िट किया था और इन सारी चीज़ों को नोटिस लिया है और मैनेजमेंट को बताया गया है कि इन कमज़ोरियों को जल्द से जल्द दूर करें। मगर मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर एक ओवरसाइट कमेटी, अगर आप यहाँ से 2-3 MNAs जो हमारे इस्लामाबाद के हैं और जिन्होंने ये नोटिस दिया, अगर आप दे दें और वो इस ओवरसाइट कमेटी जो है वो इस हॉस्पिटल को डायरेक्टली देखे, क्योंकि सर इसको फंक्शनल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे गरीब आवाम को बहुत रिलीफ मिलता है। जी नफीसा नैतुल्ला खटक साहिबा टू आस्क 1 क्वेश्चन। जी मिस नुसरत वाहिद साहिबा जी। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि निरम जो है मुल्क का वो वाहिद इदारा है जहाँ पे तकरीबन पूरे मुल्क से आने वाले डिसेबल अफराद का इलाज किया जाता है, और ये भी दुरुस्त है कि ये अपनी नौइयत और कैपेसिटी के हिसाब से एक मुनफरिद इदारा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन एकदम चेंज करने की क्या ज़रूरत थी, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स की, और इसको मरहलावार तरतीब दिया जाता है, इसको मरहलावार चेंज किया जाता, सारे के सारे डॉक्टर स्टाफ को क्यों चेंज कर दिया गया? मैं चाहती हूँ कि इसको कमेटी में रेफ़र किया जाए ताकि इसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन और एक्शन लिया जा सके। जी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब। जी सर, यहाँ पे कुछ अर्सा पहले मैनेजमेंट चेंज हुई है और साथ ही कोरोना का इशू भी आ गया, तो उसके बाद वो नई मैनेजमेंट जो है वो मैं समझती हूँ उसको हॉस्पिटल को उस तरह से लेके नहीं चल सकी, उस तरह से फंक्शनल नहीं कर सकी जैसा वो पहले चल रहा था। तो अगर इसको कमेटी को रेफ़र कर दें तो इसको क्लोजली ओवरसी कर लिया जाएगा। जी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब, चूँकि काफ़ी सारे हाउस के ये मेम्बरान के बहुत सारे सवालात हैं, तो क्या ये जो है हम कंसर्न आपकी जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी में उसमें ये मामला रेफ़र कर दें? जी सर, इसको रेफ़र कर दें क्योंकि इसको देखने की ज़रूरत है। वैसे मेरा ये भी था कि अगर आप कोई MNAs की ओवरसाइट कमेटी बनाएं जो इस हॉस्पिटल को विज़िट भी करे और इन चीज़ों को जो है वो डायरेक्टली मॉनिटर भी करे। जी ये जो है इसे कंसर्न जो है स्टैंडिंग कमेटी में हम भेज देते हैं और वो खुद ही ओवरसाइट एक कमेटी बना लेगी, क्योंकि इसके लिए फिर हाउस से जो है वो मोशन लाना पड़ेगी और फिर एक नई कमेटी बनेगी। तो बेहतर है कि स्टैंडिंग कमेटी में इस मामले को भेज देते हैं, वहाँ पे ओवरसाइट कमेटी बना के ये विज़िट कर ली। जी थैंक यू। जी आइटम नंबर 4 जी, ऑर्डिनेंस to be laid before the National Assembly Rule 170 Clause 1 and Article 89. जी ख्वाजा आसिफ साहब जी। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। ये आइटम नंबर 4 जो है सर, ये एक दहशतगर्द जिसने हमारे वतन में दहशतगर्दी का बाकायदा मंसूबा बाकायदा एतराफ़ किया हुआ है, हमने उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई पूरी की हुई है। आज क्या बात हो गई है कि हम बाकायदा कानून बना के उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी, हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज़ कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज़ कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, सर्विंग जो है फौज का एक अफसर पकड़ा जाता है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है?
जनाब आला, ये वी हैव वेरी स्ट्रांग एक्सेप्शन टू दिस लॉ। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में दहशतगर्दी जिसका तकरीबन खात्मा हुआ है और हिंदुस्तान जो है जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, कश्मीर मकतल बना हुआ है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज बताया जाए कि हम तो चले गए, हम तो आज इक़्तिदार में हैं, कौन जो है नक्सीरें निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज़ है आज मोदी के आगे? लेट गए हैं। मैंने लेटने वाला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब इस्तेमाल हो गया है। जनाब चेयरमैन, ये इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है ये पाकिस्तान के वतन अजीज के वकार के खिलाफ है। क्या कंसेशन आपको दिया है उन्होंने? बताया जाए क्या कंसेशन दिया है? हमें तो बड़े ताने दिए जाते थे, आज ये हुकूमत बताए, प्राइम मिनिस्टर बताए कि क्यों जो है इस तरह से, वाई स्टूपिंग सो लो इन फ्रंट ऑफ इंडिया? क्यों सौदा कर रहे हैं पाकिस्तान की गैरत का और पाकिस्तान की हमीयत का? क्यों बेच रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत को? जनाब वाला, दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसने इतराफ किया हुआ अपने जुर्म का, वो सजावार है, उसको सजा दी गई हुई है। आप इंटरनेशनल प्रेशर में जो है, कभी आप किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है आज? जनाब आला, जनाब चेयरमैन, मैं शुक्रगुजार हूं आपने मुझे टाइम दिया है, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड अपोजिशन और हम जो है सारी अपोजिशन मिलके इसके ऊपर जो है ना, प्लीज। जी, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरी मजारी साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं सिर्फ मुझे जवाब तो देने दें, कभी आप किसी और को बोलने ही नहीं देते। आई वॉन्ट टू जस्ट क्लैरिफाई, बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, वो खुदा के वास्ते बात तो सुन लिया करें। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं कि आप जवाब ही ये स्टेटमेंट दे दे, ये स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब मेरी सुन ले। जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। आई एम गिविंग अ फैक्ट थिंग। स्पीकर्स डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, अगर एक सेकंड बात तो सुन ले, एक सेकंड बात सुने। ये क्या हुआ कि वही बोलते जाए? जी स्पीकर साहब, नहीं इकट्ठा मैं भी, जब वो मेरी बात सुनेंगे वो जवाब दूसरा चाहिए। एक मिनट खाई साहब तशरीफ रखें। मेरी एक सेकंड भाई, हमारे भी सुन लिया। ये डॉक्टर शीरी साहबा जब स्टेटमेंट देती है, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको भी टाइम देते। स्पीकर साहब इनको जवाब देने दे, मुझे देने दे, बिकॉज जो कई फैसले हुए थे, नहीं कई फैसले हुए थे जब पीपीपी और हम दोनों ऑपोजिशन में थे, इसी केस के हवाले से मुझे वो बताने दे। ये क्या बोलता जा रहे, किसी और को सुनने नहीं देता। आप अपनी बात कर लें, उसके बाद देते हैं उनको। मुझे जवाब देने दे इनका, क्योंकि ये उस वक्त हुकूमत में थे। फैक्ट्स पूरे आ जाए, फिर मैं कहती हूँ कि पीपीपी जवाब दे दे, लेकिन कुछ फैक्ट्स तो आने चाहिए ना। इनको क्यों घबराहट हो रही है जवाब सुनने से? Why are they scared to hear the facts? खाजा साहब, सुने, हमने इनका सुना है। इसको तो खाजा साहब, स्पीकर साहब फैक्ट सुन ले। अब इन्होंने बोल लिया, बात सुने। तो मैं वही जवाब दे रही हूँ ना, जवाब तो सुने, जवाब तो सुनने दे। खाजा साहब, मिनिस्टर साहब जवाब देना चाहती हैं, उसके बाद अगर हमारे जो ऑनरेबल मेंबर हैं वो बात करना। मैं मुकर ले रही हूँ, आप बात सुन लेंगे। डर क्यों रहे हो? खाई साहब तशरीफ रखें। डर क्यों रहे बात जवाब सुनने से? जी श्री मजारी साहब, पॉइंट ये है
आईसीजे का इशू क्यों शुरू हुआ? पहले इनकी हुकूमत ने मार्च में खत लिखा आईसीजे को, और बड़ा अच्छा था वो, कि हम जुरिस्डिक्शन आईसीजे की रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब वो खत चला गया, जब हिंदुस्तान फिर आईसीजे में गया, कोई जवाब नहीं बनता था कि हम आईसीजे की जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करते। ये एक कमेटी मीटिंग हुई थी जॉइंट पार्लियामेंट की, जिसमें मैं भी थी, सेनेटर शरीर रहमान भी थी, आई थिंक नवीद कमर वाज देयर। हम दोनों पार्टीज ने ऑब्जेक्शंस रेज की थी, जिस एक कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो जुरिस्डिक्शन आईसीजे में? अगर एक मुल्क नहीं एक्सेप्ट करता तो वो केस नहीं सुना जाता। उस वक्त शरीर रहमान साहिबा और मैंने फैक्चुअली इनको कहा कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो, आप क्यों लड़ने जा रहे हो, जब आपने खुद मार्च में 1 महीना पहले खत भेज दिया है रिस्ट्रिक्टिंग कौन सी जुरिस्डिक्शन आप एक्सेप्ट करते हो। पहली बात ये। दूसरी बात, अगेन सेनेटर शरीर रहमान और मैंने रेस किया कि जिस तरीके से आपने लो लेवल फॉरेन ऑफिस का ग्रेड 20 का ऑफिसर भेजा है टू डिफेंड द केस, वो भी गलत है। नवीद कमर यू वर देयर, बेयर मी आउट। तो केस क्यों ये लेके गए, केस क्यों ये एक्सेप्ट किया उन्होंने आईसीजे की जुरिस्डिक्शन? लॉयर किस तरीके से हायर किया गया, उसमें हमारी ऑब्जेक्शंस थी। हमने पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने गलत किया, और सिर्फ हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं था, ये इनका मौक़िफ़ भी था पीपीपी का। ये पूरी डिस्कशन हुई। अस्तर और साहब साहब ने कहा उस वक्त कि अब मैं जाऊंगा और मैं प्रेजेंट करूंगा केस। हमारा केस, हमारी पॉलिसी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम केस ही ना, जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करते आईसीजे के। जब आपने एक्सेप्ट कर ली, जब उनकी डिसीजन आ गई, तो फिर आपको उनकी डिसीजन पे अमल करना होगा। तो जब ये खड़े होके कहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ हाँ, पूछे कौन सा यार मोदी का, क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में, क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस करें, अपनी गलती तो तस्लीम करें। फैक्चुअली इन्होंने ये मुसीबत हमारे मुल्क पे डाली है जो कि डालनी नहीं चाहिए थी। क्यों ये केस लड़े हैं आईसीजे में? हमारा, वी शुड नेवर हैव गॉन, वी शुड नेवर हैव गॉन। They did the wrong thing. They kept going and defending our position when we had no need to. आपकी फॉरेन ऑफिस थी, इनकी गलती थी। हमने पार्लियामान में जॉइंट कमेटी में वाजे कर दिया था, इनकी पीपीपी ने और हमारी पार्टी ने, कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। लेकिन ये चलते गए, जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की और गड़बड़ सारी वहाँ से शुरू हुई। तो जब अकाउंटेबिलिटी होनी है, पहले इनकी करें अकाउंटेबिलिटी। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। चेयरमैन, आपको थैंक यू सो मच। मैडम मिनिस्टर का जो पॉइंट है, या सादिक साहब उस वक्त चेयरमैन भी था, कमेटी था, लेट हिम रिस्पॉन्ड टू दैट इन डिटेल। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जनाब स्पीकर, कि ये वजीर आजम आया था और कहता रहा कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को नो क्रॉस टॉक जी, थामुल से सुने। और जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट एनआरओ है, जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, ये ऑर्डिनेंस के तौर पे, जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, प्रोमलगेट किया गया 20 मई को और गजेट में 29 मई में छापा गया। आपका रूल्स, आपका लॉ ये कहता है कि अगर हाउस सिटिंग में है तो आपको एज सून एज पॉसिबल ऑर्डिनेंस को हाउस में पेश करना चाहिए।
नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में। इन्होंने किसी को नहीं बताया, इन्होंने ना पाकिस्तान के अवाम को बताया, ना सियासी जमातों से इंगेज किया कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमें तो समझाते कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं समझाए। इस हाउस को एतमाद में नहीं लिया गया, इस हाउस के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया गया। जब ये बात फिर सेनेट में उठा, जब ये बात मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और पूछा कि आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने आज हमारे सामने ये ऑर्डिनेंस ले किया है। शरीन महजारी साहिबा की जो आर्ग्यूमेंट है कि हमने तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं मानना था, चले अगर आपका वो मौकिफ था उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा मेरा मौकिफ हो, वेरी गुड, लेकिन अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दें। एक इंडियन स्पाई को एक तो इनका बात मेरे समझ नहीं आता। भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गिरा था, उसको भी एक चाय पिला के जल्दी वापस भेज जाते हैं। और अब जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना चाहिए। जनाबी स्पीकर, ये तो कहानी यहां नहीं रुकता। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है, उसको आजाद करवा दिया है। मैंने इस असेंबली में क्वेश्चन डाला था, आज तक वो क्वेश्चन इस हाउस का एजेंडा में नहीं आया है। जिस दिन एहसानुल्लाह एहसान को कैद से रहा किया गया, मैंने क्वेश्चन इस हाउस में डाला था और आज तक उसका जवाब नहीं आया कि क्या एहसानुल्लाह एहसान किसके कैद में था, कैसे आजाद हुआ, ये क्या 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 कोशिश कर रहे हैं उनको फिर से गिरफ्तार करने के लिए। आज भी वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो, वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो फिर एहसानुल्लाह एहसान से धमकी आता है। ये आज से नहीं शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। इन्होंने हर वो की कोशिश किया, चाहे वो स्वात का ऑपरेशन मोड हो जहां हमारा सफाई इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे, या ज़रबे अज़्ब का ऑपरेशन हो, इनका वजीर आजम ने हर बयान में उन दहशतगर्दों का मुखालफत तक नहीं की, मज़ाहमत तक नहीं की जो हमारे कौम के बच्चों को शहीद कर रहे थे। और आज उसका हुकूमत के दौरान मुझे जवाब ना दे एहसानुल्लाह एहसान और उसका ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेरे जमात के साथ किया, मेरे जमात के कारकुनों के साथ किया है, वो इस कौम की तारीख में लिखा हुआ है। हमारा खून का जवाब भी ना दे, लेकिन एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा। एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके हुकूमत के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द कैसे बाहर निकला और आपका सियासी काम कैसे कर रहा है। इसका जवाब इस हुकूमत को देना पड़ेगा कि कुलभूषण यादव का बात आता है तो उनको भी एनआरओ देने पड़ता है, एहसानुल्लाह एहसान का बात आता है तो उनको भी वो एनआरओ दे रहे हैं। वो कितने एनआरओ देंगे जनाब स्पीकर? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं जी सर, जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला है,
BRT मंसूबा को भी NRO मिला है, मालम जब्बा पे भी NRO है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी NRO है, चीनी चोरी पे NRO, आटा चोरी पे NRO, तेल की चोरी पे NRO। आज तो अब तो जनाब स्पीकर इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अच्छा आ गया है कुलभूषण यादव का दिफा करना। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका हुकूमत का नाब का गठजोड़ पे फैसला सुना दिया है। अगर आपका इजाजत हो, अगर आपसे इजाजत हो, इन्हीं इश्यू से मिलते जुलते हैं, मैं उसी ऑर्डर से आपको थोड़ा सा एक कोटेशन सुनाना चाहता हूं और फिर मैं अपना पॉइंट मुकम्मल करूंगा। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में कहा है कि नैब इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से सिलेक्टेड पिग्मीज को इक़्तिदार दिया जाता है, और वो सिलेक्टेड पिग्मीज को प्रमोट करके असल सियासी क़यादत को, असी सियासी कारकुन को कैद में रखते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब के बारे में, इस सिलेक्टेड हुकूमत के बारे में, इस सिलेक्टर्स के बारे में एक बहुत तफसीली फैसला आया है, 87 पेजेस का फैसला आया है। इसके बाद इनका एहतसाब का नाम लेने से इनका कोई, they can't talk about corruption, they can't talk about accountability। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें, एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दे जो हुकूमत का भी एहतसाब करे, जो अपोजिशन का भी एहतसाब करे, जिसके सामने हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो, जिसको ये पूरा इख्तियार हो कि अगर वो किसी सियासतदान को, किसी पार्लियामेंटेरियन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन अगर उनको किसी जज को या किसी जनरल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो भी उनके पास इख्तियार हो। एक इदारा हो सारे पाकिस्तान के लिए, एक अदारा हो सारे पाकिस्तानी के लिए। जब सब के लिए एक कानून होगा तो फिर हम आखिर एक फाइनल टाइम के लिए ये करप्शन का जो इशू है इसको खत्म कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, आपका एजेंडा पे ये NRO है कुलभूषण यादव के लिए। ऑपोजिशन की ज़मीर ये इजाजत नहीं देता कि हम इस हाउस के सेशन को चलने दें, हम आपको इस ऑर्डिनेंस को पास करने दें, विच इज वाई मैं आपका क्वारम पॉइंट आउट कर रहा हूं। थैंक यू जनाब स्पीकर। जी, काउंट बी मेड जी। जी अली मोहम्मद खान साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इस पे आप बताएं जी। जनाब चेयरमैन साहब, कोरम का जो जिक्र है वो रूल ऑफ प्रोसीजर में रूल नंबर 5 में है। रूल नंबर 5 में जी करें कि किसी भी टाइम कोई भी मेंबर जो है वो कोरम पॉइंट आउट कर सकता है, और जब तक कोरम पूरा नहीं हो सकता तो इजलास शुरू नहीं हो सकता। आवाज सही नहीं आ रही जी। लेकिन हमारी एक प्रैक्टिस रही है, ये हमारा 7वां साल है इस ऐवान में, और प्रैक्टिस हमारी क्या है, देखें बहुत से इस ऐवान के रूल रेगुलेशन ऐसे हैं कि प्रैक्टिस पे चलते हैं, और नवीद कमर साहब यहाँ पे सामने खड़े हमेशा प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस ये रही है कि जो भी कोरम पॉइंट आउट करता है वो खुद मौजूद रहता है,
और अगर वो खुद मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि वो कोरम पॉइंट आउट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस चेयर से बहुत सी रूलिंग आ चुकी हैं और ये हमारी प्रैक्टिस रही है। The proceeding of the House are suspending till the quorum is complete.